नमस्कार, कोर्ट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हर शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसरों, बस अड्डों और डिपो, रेलवे स्टेशनों आदि में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए उचित बाड़ लगाई जाए। संबंधित स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसे संस्थानों क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को उठाएं और पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हें निर्दिष्ट कुत्ता आश्रयों में पहुंचाएं। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि इन क्षेत्रों से उठाए गए आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया था। कोर्ट ने कहा, ऐसा करने की अनुमति देने से ऐसे संस्थानों को आवारा कुत्तों की उपस्थिति से मुक्त करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आवारा कुत्तों के मामले में यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्थानीय निकाय समय समय पर निरीक्षण करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे परिसरों में आवारा कुत्तों का कोई निवास स्थान ना हो। आदेश सुनाए जाने के बाद सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर, करुणा नंदी आदि ने पीठ से आदेश कर हस्ताक्षर करने से पहले उनकी दलीलों पर विचार करने का आग्रह किया। नंदी ने कहा कि अगर कुत्तों को हटाया गया तो उसी स्थान पर नए कुत्ते आ जाएंगे। हालांकि पीठ ने दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सड़कों और राजमार्गों से आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों को हटाने के निर्देश भी पारित किए। कोर्ट ने राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों को हटाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों की पुष्टि की। जानवरों को गौशालाओं या आश्रय गृहों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। निर्देशों को लागू करने के लिए विकसित तंत्र का संकेत देते हुए 8 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जानी है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शादाम अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 11 नवंबर को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में हुए थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। उमर खालिद और अन्य आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट की टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। आरोपियों के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने कोई हिंसा नहीं की थी और वे केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आरोपियों के खिलाफ क्या सबूत है। दिल्ली पुलिस 11 नवंबर को अपना जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई टालने के केंद्र सरकार के अनुरोध पर कड़ी नाराजगी जताई है। सीजेआई गवई ने कहा कि सरकार उनकी बेंच से बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास रिटायरमेंट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। एजी वेंकटमणि ने पिछली सुनवाई में इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने की मांग की थी। हालांकि सीजेआई गवई ने इस मांग पर सवाल उठाया और कहा था कि यह मांग पहले क्यों नहीं उठाई गई। सीजेआई गवई ने कहा कि सरकार कोर्ट के साथ अन्याय कर रही है। कोर्ट ने कहा कि उसने पहले ही एक पक्ष को पूरी तरह से सुना है। सीजेआई गवई ने कहा कि अगर सरकार 24 नवंबर के बाद इस मामले को सुनना चाहती है तो वे ऐसे बता सकती है। कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को शुक्रवार को अपनी दलीलें जारी रखने के लिए कहा है। एजी को सोमवार को जवाब देने के लिए कहा गया है। अगर एजी नहीं आते हैं तो कोर्ट मामले को बंद कर देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सीबीआई की अपील को पुनः जीवित किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को हत्या के मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। यह मामला राजनीतिक नेता रामावतार जग्गी की हत्या से संबंधित है, जो 4 जून 2003 को हुई थी। रामावतार जग्गी की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने जांच शुरू की और आरोप पत्र दाखिल किया। हालांकि बाद में जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसने एक नया आरोप पत्र दाखिल किया और अमित जोगी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। ट्रायल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया, लेकिन अमित जोगी को साक्ष्य की कमी के कारण बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें देरी के आधार पर अपील को खारिज कर दिया था। इसके अलावा राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की अपीलों को भी अमान्य करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को पुनर्जीवित करते हुए उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह सीबीआई की अपील पर नए सिरे से विचार करे। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को सीबीआई द्वारा जांच किए गए मामलों में अपील करने का अधिकार नहीं है और शिकायतकर्ता की अपील भी अमान्य है, क्योंकि अमित जोगी को बरी किए जाने का फैसला 2007 में आया था, जो कि अपराध पीड़ित व्यक्ति के अपील करने के अधिकार के प्रावधान के प्रभाव में आने से पहले का है। कोर्ट ने कहा कि वह सीबीआई की देरी के आवेदन पर दिए गए स्पष्टीकरण को सही नहीं ठहरा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर आरोपों वाले मामले को केवल तकनीकी आधार पर खारिज न किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिवादी अमित जोगी को इस प्रारंभिक चरण में सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले से सीबीआई को अपनी अपील पर नए सिरे से विचार करने का अवसर मिलेगा और उच्च न्यायालय को इस मामले में आगे की कार्रवाई करनी होगी। यह फैसला अपराध और राजनीति के बीच के संबंधों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर विवादित फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने अपनी हिरासत पैरोल पर संसद में भाग लेने के लिए लगाई गई 4 लाख रुपए की लागत को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने राशिद की याचिका को खारिज कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने याचिका को स्वीकार कर लिया। अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष रखा जाएगा। कैद में बंद सांसद इंजीनियर राशिद ने अपनी हिरासत पैरोल पर संसद में भाग लेने के लिए लगाई गई 4 लाख रुपए की लागत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। राशिद के वकील ने तर्क दिया कि यह लागत दिल्ली जेल नियमों के अनुसार नहीं है और इसमें पुलिस अधिकारियों के वेतन को शामिल करना अवैध है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी के विभाजित फैसले के बाद अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष रखा जाएगा, जो आगे की कार्यवाही के लिए उचित आदेश पारित करेगी। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय इस मामले में आगे की कार्यवाही करेगा और यह देखेगा कि क्या राशिद को संसद में भाग लेने के लिए लगाई गई लागत वैध है या नहीं। यह मामला न केवल राशिद के लिए बल्कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के अनधिकृत जमावड़े पर रोक लगाई गई थी। यह आदेश आरएसएस की प्रस्तावित रैलियों के मद्देनजर पारित किया गया था। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत सभाओं पर रोक लगाने के लिए एक आदेश पारित किया था, जिसे कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह आदेश उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने सही फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एकल न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि सभी दलीलें एकल न्यायाधीश के समक्ष रखी जा सकती हैं। अब बतौर अगली कार्यवाही राज्य सरकार एकल न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दायर कर सकती है। एकल न्यायाधीश इस मामले में आगे की कार्यवाही करेंगे। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज के पदों पर प्रमोशन में कोटा को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ न्यायिक सेवा में आपसी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक समान पैन इंडिया दिशा निर्देश तैयार करने पर विचार कर रही है। कोर्ट इस मुद्दे की जांच कर रही है कि क्या जिला जज के पदों पर प्रमोशन के लिए कोटा होना चाहिए, जो सेवा में प्रवेश स्तर पर शामिल हुए थे।
यह प्रवेश स्तर के पदों पर शामिल होने वाले अधिकारियों द्वारा सामना किए जाने वाले कैरियर ठहराव की समस्या का समाधान करने के लिए है। पीठ के समक्ष एक अन्य सुझाव यह है कि सेवा में कार्यरत अधिकारियों को उनके अनुभव के अनुसार वेटेज दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जजों की नियुक्ति में प्रमोटी और सीधी भर्ती के बीच संतुलन बनाने के लिए विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि वह दोनों श्रेणियों की तुलना करने के बजाय न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए आदर्श समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट में प्रमोटी जजों के लिए कोटा निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। प्रमोटी जजों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज देने का सुझाव भी दिया गया है। वहीं वर्तमान रोस्टर प्रणाली को जारी रखने का तर्क दिया गया है। कोर्ट का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना और न्यायपालिका में योग्यता और अनुभव का संतुलन बनाना है। अब माइक क्यूरी की सिफारिशें पर नजर डालते हैं। ये सिफारिशें हैं प्रमोटी और सीधी भर्ती जजों के लिए। 1:1 कोटा निर्धारित करना, चयन प्रक्रिया में योग्यता और वरिष्ठता दोनों को महत्व देना, प्रमोटी जजों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज देना और प्रमोटी और सीधी भर्ती जजों के लिए अलग अलग वरिष्ठता सूची बनाना। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को झूठा हलफनामा दायर करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का गलत उल्लेख किया था। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पुलिस की गलती को खारिज करते हुए कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। एक आरोपी की जमानती याचिका का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने झूठा हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि आरोपी के खिलाफ 8 आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से 4 मामलों में आरोपी शामिल ही नहीं था। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 25 नवंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का भी निर्देश दिया है। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर एक मुस्लिम व्यक्ति की पहली पत्नी आपत्ति करती है तो उसकी दूसरी शादी का पंजीकरण नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शादी का पंजीकरण एक कानूनी आवश्यकता है और इसमें प्रक्रिया की निष्पक्षता का पालन करना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी के पंजीकरण से पहले पहली पत्नी को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अगर पहली पत्नी दूसरी शादी के पंजीकरण पर आपत्ति करती है तो पंजीयक को पक्षों को सक्षम सिविल कोर्ट में जाने के लिए कहना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि लिंग समानता हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ नहीं है। एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी दूसरी पत्नी ने अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए याचिका दायर की थी। व्यक्ति ने पहले से ही शादीशुदा होने की बात स्वीकार की थी और दावा किया था कि उसने अपनी पहली पत्नी की सहमति से दूसरी शादी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।